फर्ज। आखिरकार अमर ने अपने प्यार को चुना और सीधा उस खाई में कूद गया। वो बिजली की तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। सांची भी नीचे की तरफ गिरती जा रही थी। तेज हवा के कारण उसके बाल बिल्कुल इधर से उधर लहरा रहे थे। उसने नीचे की तरफ देखा और घबरा कर आंखें बंद कर ली। ठीक उसी वक्त अमर बिल्कुल बिजली की तेजी से उसके पास गिरता हुआ आया और हवा के बीचों बीच उसे कस के अपनी बाहों में थाम लिया। सांची ने आंखें खोली और अमर की आंखों में खो गई। उसकी आंखों में रत्ती भर भी खौफ नहीं था। अगर कुछ था तो बस प्यार, सिर्फ प्यार। दोनों किसी परिंदे की तरह नीचे जमीन की तरफ नीचे आ रहे थे। अमर भी सांची के प्यार में इस कदर डूबा हुआ था कि उसकी आंखें बिल्कुल नीले रंग की चमकने लगी। अमर ने अपने प्यार को बचा लिया था। वो सांची को अपनी बाहों में लेकर नीचे जमीन पर उतरा। सांची अब भी अमर की बाहों में खामोश खड़ी बस उसे देखती जा रही थी। अमर ने सांची को गहराई से देखा और कहा, मैं एक वैम्पायर हूं सांची। यह सुन सांची बस उसे एक टक से देखती रही। क्या सांची अमर का यह सच अपना पाएगी? अगर हां तो कैसी होगी कहानी इस बेमेल जोड़ी के मोहब्बत की? जानने के लिए सुनते रहिए ब्लडी इश्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अमर ने तो न जाने अपने दिमाग में क्या क्या भूमिकाएं बना ली थी कि उसका सच जानने के बाद सांची उसे पलट कर देखेगी तक नहीं। मगर हकीकत इससे कहीं अलग थी। सांची अमर से दूर भागने की बजाय उसके करीब आई, उसके हाथों को पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर बोली, मैं जानती थी अमर कि तुम एक वैम्पायर हो। सांची का इस तरह करीब आना अमर के लिए किसी सपने से कम नहीं था। वो सांची के और करीब गया। उसने सांची की आंखों पर गिरते बालों को अपनी उंगलियों से हटाया और उसके गालों को छूकर बड़ी ही नरमी से बोला, आई लव यू सांची। वो पल जिसका सांची को कब से इंतजार था, वो आखिरकार आ ही चुका था। सांची ने भी बिना देर किए अमर की आंखों में देखा और बोल ही दिया, आई लव यू टू अमर, आई लव यू टू। अमर सांची के इतना करीब था कि उसके गाल सांची के गाल को आपस में छू रहे थे। मुझे तो लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है सांची, अपने उस प्यार को खो दिया है जिसका हर जन्म में मैंने इंतजार किया है। सांची टुकुर टुकुर अमर को देख रही थी। उसने आगे कहा, आज तक मुझे किसी बात का इतना डर नहीं लगा सांची, जितना आज तुम्हारे सवालों ने मुझे डरा दिया था। मुझे लगा जैसे यही हमारी कहानी का अंत है। सांची ने झट से सिर हिलाकर कहा, नहीं अमर, बिल्कुल नहीं। मेरा प्यार किसी परिचय का मोहताज नहीं था, जो तुम्हें जानने के बाद शुरू होता या खत्म हो जाता। मुझे तो उस वक्त ही तुमसे प्यार हो गया था अमर, जब मैंने पहली बार तुम्हें कॉलेज के बाहर देखा था। जब मैंने गलती से अपना दुपट्टा तुम्हारे ऊपर डाल दिया था और सब मेरी उस हरकत पर हंस रहे थे, तो मैं घबरा गई थी, लेकिन तुमने बड़ी आसानी से उस बात को जाने दिया। मुझे परेशान होने से बचा लिया तुमने। उस रात अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं वो गुंडे मेरे साथ क्या करते, पर तुमने आकर मुझे बचा लिया। आज जब मैं खाई में कूदी तो तुम मुझे मरने के लिए छोड़ सकते थे, क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत जान चुकी थी, पर तुमने मुझे मरने के लिए नहीं छोड़ा अमर। जिस सच्चाई को तुम सबसे छिपाते आ रहे हो, अगर वही सच्चाई तुमने बेखौफ होकर मेरे भरोसे के साथ मेरे सामने रखी है, तो इस रिश्ते में कुछ तो स्पेशल होगा ना अमर। मैं तुम्हारे इस भरोसे को तोड़कर हमारे इस रिश्ते को एक आम रिश्ता नहीं बनाना चाहती। अगर हमारा रिश्ता स्पेशल है तो स्पेशल ही रहेगा। सांची का ये सब कहना अमर की कड़वी सच्चाई पर मिश्री की मीठी गोली जैसा था। सांची की बातों से उसे दिलासा तो हो गया था, लेकिन फिर भी उसने पूछा, तो क्या तुम्हें वाकई इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं
इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर हूं? सांची ने उसकी आंखों में देखते हुए साफ कहा, नहीं, नहीं पड़ता मुझे फर्क कि तुम क्या हो, इंसान हो या वैम्पायर हो। अगर लोगों को पता चल गया तो मैं उनको समझाऊंगी कि कोई आदमी सिर्फ अपनी इंसानियत से इंसान नहीं बनता है, और इंसानियत किसी में भी हो सकती है, एक वैम्पायर में भी। अपने पापा को क्या कहोगी? कहूंगी कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम हमेशा मेरी हिफाजत करोगे। तुम्हारे होते हुए ना आज तक मुझे कोई खरोंच आई है और ना आएगी। मुझे पता है पापा को मेरी सेफ्टी से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूं वो मान जाएंगे, और अगर वो फिर भी नहीं माने तो फिर तुम मुझे इन सब से दूर किसी जगह ले जाना, जहां किसी की इजाजत या वैलिडेशन की कोई जरूरत ही ना पड़े। सांची का इतना बोलना ही था कि अमर ने उसे कस के थामा और बिजली की तेजी से उसे उड़ाकर लकड़ी के पुल पर ले गया, जो एक झील के पास बना हुआ था। वो जैसे ही सांची को लेकर वहां पहुंचा, सांची जोर जोर से हांफने लगी। अमर घबरा गया। सांची, सांची क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? सांची ने हांफते हुए कहा, मुझे मुझे स्पीड से बहुत डर लगता है। प्लीज मेरे साथ कभी ऐसा मत करना, प्लीज। अमर समझ गया कि सांची ने भले उसे एक्सेप्ट कर लिया हो, लेकिन वो अभी उसके पावर से अनजान थी। उसे उनकी आदत नहीं थी। अमर ने तुरंत सांची को अपनी बाहों में भर लिया और उसे शांत करने की कोशिश की। वो कुछ देर सांची को कस के अपनी बाहों में थामे वहीं पुल के बीचों बीच खड़ा रहा। पानी में खिले हजारों कमल के बीच सांची और अमर दो ऐसे गुलाब लग रहे थे जिनकी मोहब्बत की महक हवा में घुलती जा रही थी। सूरज भी अब चमकने लगा था। तभी सांची ने अमर के हाथ पर एक लाल रंग का चकत्ता देखा। उसने अपने हाथों से उस चकत्ते वाले निशान को छूकर देखा। उसने अमर के शर्ट के स्लीव्स को थोड़ा और ऊपर किया तो अंदर और भी निशान दिख रहे थे। उसने हड़बड़ाकर अमर की तरफ देखा तो कुछ निशान उसके सीने और गर्दन पर भी थे। सांची ने घबराकर पूछा, अमर, ये क्या हो रहा है तुम्हें? ये किस तरह के निशान हैं? अमर ने मुस्कुराकर सांची को कहा, धूप मेरी दुश्मन है सांची। तुम्हारा अमर रात का अंधेरा तो सह सकता है, मगर दिन का उजाला नहीं सह सकता। सांची थोड़ी सी हिचकिचाई। उसने अमर से पूछा, मगर मैंने तो तुम्हें अक्सर कॉलेज में ऐसी धूप में देखा है, फिर? हाँ, क्योंकि धूप से बचने के लिए मेरे पास एक आर्म बैंड था जो मेरी बॉडी के टेम्परेचर को ठंडा रखता था, पर पता नहीं अभी थोड़ी देर पहले कहीं गुम हो गया, मिल नहीं रहा। अमर की ये बात सुनते ही सांची ने उसका हाथ पकड़ा और उस पुल से उतरने लगी। आगे आगे सांची चल रही थी और अमर उसके पीछे पीछे बिना कोई सवाल किए चलता रहा। सांची पुल से उतरकर एक घने पेड़ की छांव में जाकर खड़ी हो गई और अमर से बोली, जब उतनी तकलीफ में थे तो बता नहीं सकते थे? अमर ने हकलाते हुए कहा, सब जानने के बाद भी तुम मेरी बाहों में थी तो मैं अपनी कमजोरी जताकर तुम्हें खुद से अलग नहीं करना चाहता था। ये क्या बात हुई? मुझे तुम्हारे इस तेज स्पीड से डर लग रहा था, तो मैंने कहा ना तुमसे, तो तुम भी तो बोल सकते थे। अमर ने प्यार से उसे देखते हुए कहा, आपसे बोल दूंगा। छांव में आते ही अमर के बदन पर उभरे वो लाल चकत्ते अब धीरे धीरे हल्के पड़ने लगे थे। सांची ने उन्हें छूकर पूछा, अब कुछ ठीक लग रहा है तुम्हें? तुम्हारे साथ रहता हूं तो वैसे भी सब ठीक लगता है। सांची ने हिचकिचाते हुए अमर से पूछा, वैसे क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? मेरा मतलब, अगर तुम्हें अभी कुछ नहीं बताना है तो मैं बाद में पूछ लूंगी तुमसे, कोई जल्दी नहीं है। पूछो सांची, अमर ने सीधा कहा। मैं ये कह रही थी कि तुम्हें धूप के अलावा और किन किन चीजों से तकलीफ होती है?
अमर मुस्कुराकर एक कदम और उसके करीब आया और उसके आगे गिरे बालों को कानों पर रखते हुए अपने अंगूठे से उसकी बालियों को छूकर बोला, ये जो तुम्हारी चांदी की बालियां हैं ना, इससे जो काम मेरे लिए धूप करती है, बिल्कुल वही काम मेरे लिए चांदी भी करती है। अमर के ये बोलते ही सांची ने तुरंत अमर का अंगूठा देखा तो वाकई अंगूठे पर एक लाल छाला आ चुका था। सांची ने बिना कुछ कहे अपनी दोनों कान की बालियां उसी वक्त खोली और झट से अपने बैग में डाल ली। मैं अब कभी ये बालियां नहीं पहनूंगी, अमर ने कहा। लेकिन ये बालियां तो तुम्हें तुम्हारे पापा ने दिलाई थी, वो पूछेंगे तो क्या कहोगी? सांची ने तुरंत सोचा, अमर को कैसे पता चला कि ये बालियां मुझे पापा ने दिलाई हैं? कहीं इसलिए तो नहीं कि वो अब अपने चेहरे पर मुस्कान लिए बोली, तुम क्या सब कुछ जानते हो मेरे बारे में? अमर ने मुस्कुराकर कहा, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। यह सुनकर सांची की मुस्कान और खिल गई, लेकिन वो फिर अचानक से शांत होकर कुछ सोचने लगी। पता नहीं मुझे अमर से ये पूछना चाहिए भी या नहीं। कहीं उसे बुरा लगा तो? कहीं उसे ऐसा लगा कि मैं उसे एक्सेप्ट करने के बाद भी उस पर क्वेश्चन कर रही हूं तो अच्छा नहीं लगेगा। कैसे बताऊं उसे कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि वैम्पायर्स के दिल होते भी हैं या? सांची ये मन में सोच ही रही थी कि तभी अमर ने सांची का हाथ पकड़ा और उसे अपने सीने पर रखकर कहा, वैम्पायर्स के दिल होते हैं सांची, और वो धड़कते भी हैं, जैसे मेरा तुम्हारे लिए धड़कता है। अमर का जवाब सुनकर सांची हैरान हो गई। वो अमर के सीने में धड़कते दिल की कंपन को अपने हाथों पर साफ साफ महसूस कर पा रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक हैवान भी, एक वैम्पायर के पास भी दिल हो सकता है, वो भी प्यार कर सकता है। अमर को हमेशा पता चल जाता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। पहली बार मिला था तब भी बिना बोले समझ गया था कि मुझे भूख लगी है, और आज भी बिना मेरे बोले ही समझ गया कि मैं क्या जानना चाहती हूँ। सांची आसमान की तरफ देखकर खुश होकर बोली, मुझे याद है भगवान जी कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे ऐसा प्यार चाहिए जो मेरी हिफाजत कर सके, जो मेरी सुन सके, जो सिर्फ मेरा हो, भले जैसा भी हो। मुझे नहीं पता था कि आप मेरी बात इतनी गौर से सुन रहे थे। सांची अमर को टुकुर टुकुर देख ही रही थी कि तभी हवा के तेज बवंडर सा मंडराता हुआ कोई उनके पास आकर रुका। बवंडर शांत हुआ तो दिखा कि वो माहिरा थी। सांची ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो गई। क्या माहिरा भी वैम्पायर है? तभी माहिरा ने सांची को देखकर कहा, जिस प्यार पर इतना नाज कर रही हो ना सांची, उस प्यार का डरावना चेहरा अभी तुमने देखा नहीं है। माहिरा की बात सुनकर सांची सोच में पड़ गई और अमर को देखने लगी। सांची को ऐसे देख अमर ने खिस्सा कर माहिरा को कहा, माहिरा जाओ यहां से। क्यों जाऊं मैं यहां से अमर? इसलिए ताकि तुम अपनी सुपर नेचुरल पावर्स दिखाकर हमें प्रिंसेस वाली फील दे सको। अमर ने गुस्से में कहा, माहिरा बकवास बंद करो अपनी। बकवास नहीं, सच कह रही हूं। एक आम लड़की है ये। अब तक सब इसके लिए एक खूबसूरत फैंटेसी होगी, मगर तुम्हारा खूनी हैवान चेहरा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी ये। माहिरा के ये सब बोलने पर अमर की आंखें गुस्से से ग्रे से लाल हो गईं और उसने भागकर माहिरा की गर्दन दबोच ली। अमर के दोनों नुकीले दांत उसके मुंह से बिल्कुल बाहर आ गई। वो बिल्कुल एक हैवान लग रहा था। माहिरा ने झट से कहा, हाँ बिल्कुल यही चेहरा, ये क्यों नहीं दिखा देते इसे? सांची अब अमर के पीछे हैरान परेशान खड़ी थी। वो देख नहीं पा रही थी कि माहिरा अमर के किस डरावने चेहरे की बात कर रही है। माहिरा को छोड़कर अमर सांची की तरफ मुड़ा। उसका चेहरा वापस नॉर्मल हो चुका था। वो सांची का हाथ पकड़कर बोला, चलो यहां से सांची,
लेकिन माहिरा बिजली की तेजी से बढ़ी और ठीक उसके आगे आकर खड़ी हो गई। सांची बिल्कुल दंग हो चुकी थी। माहिरा ने पूरी तेजी में अमर को अपने हाथ से रोकने की कोशिश की, तो अमर ने भी झट से उसका हाथ हटाया और पूरी तेजी में उसे घुमाकर पीछे से उसका हाथ जकड़ लिया। दोनों के शरीर में इतनी तेजी दिखाई पड़ रही थी, मानो दो तलवारें एक के बाद एक दूसरे से टकरा रही हो। माहिरा ने गुस्से में कहा, मैं मेरे होते हुए तुम्हें अपनी फैंटेसी वर्ल्ड नहीं बनाने दूंगी अमर। तुम्हें सांची को सच बताना ही होगा, फिर देखती हूं कि तुम्हारी मोहब्बत में कितनी ताकत है। सांची ने परेशान होकर पूछा, अमर, माहिरा ये क्या कह रही है? किस डरावने चेहरे की बात कर रही है ये? अमर ने बात को टालते हुए कहा, सांची तुम माहिरा की बात पर ध्यान मत दो, तुम चलो यहां से। अमर ये बोल ही रहा था कि अचानक माहिरा ने अपने लंबे नाखूनों से अमर के हाथ पर मारा और अमर की स्किन पर एक गहरा कट आ गया। खून भी बहने लगा। यह देखकर माहिरा तो बिल्कुल साइड हो गई, मगर जाहिर है अमर की बेचैनी अब पहले से काफी बढ़ चुकी थी। उसके गालों की स्किन खिंचने लगी थी। बेचैनी में वो दांत पर दांत चढ़ाकर घुर्राने लगा। माहिरा ये देखकर मुस्कुरा रही थी तो सांची की हालत पस्त होती जा रही थी। सांची ने ध्यान से देखा तो अमर के दोनों कोने वाले दांत लंबे और नुकीले होने लगे थे। देखते ही देखते उसकी लंबाई इतनी बढ़ गई कि वो उसके होठों के बाहर आ चुके थे। अमर छटपटा रहा था, मगर चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसका मुंह खुला देखकर सांची इतनी डर गई कि उसकी आंखों में आंसू तक आ चुके थे। इतना हैंडसम लड़का जिसके चेहरे पर कोई भी फिदा हो जाए, वो उस वक्त वाकई एक दरिंदे जैसा लग रहा था। हालांकि सांची वैम्पायर का सच जानती थी, लेकिन किताब में पढ़ने और हकीकत में देखने में काफी फर्क होता है। सांची उसे घबरा कर देख ही रही थी कि तभी अमर जोर से चिल्लाया। सांची ये चीख बर्दाश्त नहीं कर पाई और डर कर वहां से भाग गई। क्या सांची वाकई सह पाएगी अमर की इस हकीकत को? आखिर क्या नतीजा होगा अमर और सांची की इस बेमेल जोड़ी का? जानने के लिए सुनते रहिए ब्लडी इश्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अमर का असली चेहरा देखकर सांची डर के मारे वहां से भाग गई। उसको भागता हुआ देख अमर भी माहिरा को छोड़कर सांची को समझाने के लिए उसके पीछे भागा। सांची, सांची रुको, मेरी बात तो सुनो सांची। जो सांची अभी थोड़ी देर पहले उससे अपने प्यार का इजहार कर रही थी, वही उसका असली चेहरा देखकर बुरी तरह घबरा गई थी। अमर अगले ही पल सांची के सामने आ पहुंचा। अमर को अचानक अपने सामने आता देख सांची रुक गई। उसके पैर कब कपाने लगे। उसकी तेज तेज चल रही सांसों को देखकर अमर ने प्यार से उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, सांची, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों भाग आई? अमर उसकी आंखों में देखे जा रहा था, तो सांची भी उसकी आंखों में बसे प्यार को देखते हुए बोली, आई एम सॉरी अमर। पता नहीं, जब मैंने तुम्हारी बदलती उन आंखों को देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं वहां से डर के मारे दौड़ आई। ये सुन अमर ने अपने हाथों से उसके गालों को सहलाते हुए कहा, सांची, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। मैं जानती हूं अमर कि तुम मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, लेकिन वो बोलते बोलते रुक गई। अमर उसे चुप होता देख बोला, लेकिन क्या सांची? और वो सांची के और करीब जाने लगा। उसके पास आने पर सांची ने उसकी आंखों में देखा, जिसमें उसे सिर्फ प्यार नजर आ रहा था। उसने झटके से उसे हक कर लिया। अमर समझ गया कि सांची उसका असली चेहरा देखकर डर गई थी और इस पल सांची अपने आप को बहुत सेफ फील करने लगी थी कि तभी उनके कोच ने सीटी बजाकर आवाज लगाते हुए कहा, चलो सब जल्दी से बस में बैठ जाओ, अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। कोच की बात सुनकर अमर और सांची दोनों बस की तरफ चल दिए। दोनों बस में एक ही सीट पर एक साथ बैठे हुए थे। अमर सांची का हाथ अपने हाथ में लिए उसे देख रहा था। सांची भी अमर को देख रही थी। अमर का यह नॉर्मल चेहरा देख
सांची उसमें डूबने लगी। देखते ही देखते उसकी खुली आंखों ने नींद की तरफ मोड़ ले लिया। सांची उस चेहरे को खुली आंखों से देखकर खुश थी। सांची अमर के कंधे का सहारा लेकर अपनी आंखें बंद करके सोने लगी। उसके चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल सांची ने जब अपनी आंखें बंद की तो वो झटके से घबरा कर जाग उठी। क्या हुआ सांची? अमर ने उसे घबराते हुए देख उससे सवाल किया। सांची अमर के चेहरे को देखकर झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए बोली, "हाँ, कुछ नहीं, मुझे लगा हम कॉलेज पहुंच गए।" अमर सांची के मन की छटपटाहट समझ गया था, इसीलिए उसने प्यार से सांची का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखने लगा। सांची भी अमर का नॉर्मल चेहरा ही देखते रहना चाहती थी। थोड़ी ही देर में बस कॉलेज के कैंपस में पहुंची। सभी स्टूडेंट्स उतरकर अपने अपने घर के लिए जाने लगे। सांची भी बस से उतरकर दिया के पास खड़ी थी और अमर धूप से बचने के लिए तुरंत कॉलेज के बेसमेंट में अपनी बाइक लेने जा पहुंचा। सांची के चेहरे पर टेंशन देख दिया ने उससे कहा, सांची, तू परेशान लग रही है। कुछ हुआ है क्या तेरे और अमर के बीच? दिया का सवाल सुनकर सांची मन ही मन बोली, दिया को कल रात का कुछ याद ही नहीं है, मैं उससे क्या ही कहूं। इतना सोचकर वो दिया से मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों के बीच सब ठीक ही है। सांची के इतना बोलते ही अमर अपनी बाइक लेकर आ गया। चले सांची? सांची उसकी बात सुनकर कुछ बोली नहीं। दिया भी सांची को चुप खड़ा देख समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ हुई थी, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले अमर सांची से बोला, सांची, कहाँ गुम हो तुम? इस बार सांची चाहकर भी अमर को इनकार नहीं कर पाई और वो बाइक पर उसके पीछे बैठ गई। इधर ये दोनों कॉलेज से निकले ही थे कि बाहर सांची के पापा शेखर, जो उसे लेने आए थे, वो अमर के साथ उसे जाता देख चौंक गई। ये तो शायद वही लड़का है जो उस दिन कॉलेज के गेट पर मिला था, पर सांची इसके साथ कहाँ जा रही है? वो मन ही मन खुद से बोले और बिना कुछ कहे उनके पीछे पीछे चले गए। लेकिन अमर के शरीर पर उसका आर्म बैंड न होने की वजह से उसका शरीर धूप से जल रहा था। सांची उसकी जलन महसूस कर रही थी। उसने अपनी जैकेट उतारी और उसे इस तरह पकड़ा कि धूप अमर के चेहरे को न छुए। सांची के ऐसा करने पर अमर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। सांची जिस तरह उसकी फिक्र करती थी उसे अच्छा लगता था, लेकिन जब से सांची ने उसका असली चेहरा देखा, सांची उससे ठीक से बात तक नहीं कर पा रही थी। उसे चुप बैठा देख अमर ने उससे पूछा, सांची, क्या हुआ? तुम इतनी चुप क्यों हो? अमर की बात सुनते ही सांची बिना देरी किए हुए बोली, तुमने वहां ट्रिप में ऐसा क्यों कहा था कि तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो जो मैं खुद नहीं जानती? सांची ने अपने मन का सवाल उसके सामने रख दिया, जिसके जवाब में अमर ने कहा, तुम तब से यह सोच रही थी, वो तो मैं तुम्हें समय आने पर बताऊंगा। इतना कहकर अमर के चेहरे पर एक खुराफाती मुस्कुराहट आ गई। कुछ ही देर में वो सांची के घर पहुंच गए। सांची बाइक से उतरकर अमर को बाय कहकर घर के अंदर जाने लगी। अमर वहीं खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। उसके जाते ही अमर तेजी से अपनी बाइक चलाकर घर पहुंचा। धूप से उसका चेहरा बुरी तरह लाल हो चुका था। ये धूप मुझे मार ही डालेगी। जल्दी से आर्म बैंड का कुछ करना होगा, वरना मेरा धूप में निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना कहते हुए वो हड़बड़ी में दरवाजा खोलकर घर के अंदर आया और एक राहत की सांस ली। धूप से जलता हुआ चेहरा छांव में आते ही पहली की तरह सही होने लगा। पर जब उसने अंदर देखा तो सामने सोफे पर वही आदमी बैठा था जो ट्रिप से पहले उससे मिलने आया था। उसको देखकर अमर ने कहा, तुम यहां? मेरा मतलब है, तुम यहां क्या कर रहे हो? अमर के इतना कहते ही वो आदमी पलक झपकते ही अमर के सामने आ गया और उसकी कॉलर पकड़ते हुए बोला, कौन है वो लड़की
जिसे तुम खुद ही अपनी सच्चाई बताकर आ रहे हो। उसकी बात सुनकर अमर सोच में पड़ गया और मन ही मन कहा, इसे कैसे पता चला कि मैंने सांची को सच्चाई बताई है। अमर को चुप देख उसने अमर की कॉलर छोड़कर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, उसका कुछ करना पड़ेगा, वरना वो लड़की हम वैम्पायर्स के लिए खतरा बन सकती है और इंसानों पर भरोसा करना हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, जो मैं होने नहीं दूंगा। यह सुनते ही अमर ने गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ते हुए कहा, तुम अगर उस लड़की के पास भी दिखाई दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर अमर को कुछ याद आया और उसने उसकी गर्दन छोड़ते हुए कहा, इंसान पर नहीं, मुझ पर तो भरोसा करते हो ना। अमर की बात सुनकर उसने एक नजर अमर को गुस्से में घूरा और वहां से तेजी से चला गया। उसके जाने के बाद अमर ने मन ही मन कहा, लेकिन ये बात इन्हें पता कैसे चली? वहां मेरे अलावा तो माहिरा, कहीं माहिरा ने तो नहीं, मुझे सांची के आसपास ही रहना होगा। इधर शेखर अपने घर में हॉल में सोफे पर बैठा टीवी पर न्यूज देख रहा था। देहरादून के जंगल में छाया जंगली जानवरों का कहर। कल रात सुनसान इलाके में मिली 2 लाशें, पुलिस उस जानवर को ढूंढने में लगी है। इस खबर के साथ साथ कुछ फोटोज भी दिखाई जा रहे थे। न्यूज सुनकर सांची भी अपने पापा के पास आकर बैठ गई, जिसे देखने के बाद उसे जंगल में मरे उस भेड़िए का और साथ ही अमर का चेहरा याद आने लगा। सांची को चुप बैठा देख शेखर ने कहा, सांची। शेखर की आवाज सुनते ही सांची का ध्यान उसकी तरफ गया, जिसके बाद बिना देरी किए शेखर ने सांची से कहा, बेटा वो लड़का जिसके साथ तुम कॉलेज से निकली थी, ये वही था ना जो उस दिन हमें कॉलेज के गेट पर मिला था? शेखर के मुंह से यह सुनकर सांची शॉक हो गई। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके पापा ने उसे और अमर को देख लिया था, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए शेखर की बात का जवाब देते हुए कहा, पापा वो मेरा क्लासमेट है, अमर नाम है उसका, और वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम उससे दूर रहो। शेखर ने उसकी बात काटते हुए कहा। शेखर को इतना सीरियस देख सांची ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, जी पापा। इतना कहकर सांची मन ही मन सोचने लगी, जब पापा को बताऊंगी कि अमर एक वेम्पायर है और मैं उससे प्यार करती हूं, तब पता नहीं पापा क्या करेंगे। इतना सोचकर वो अपनी जगह से उठी और अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में जाकर वो अपने बेड पर बैठकर खिड़की से बाहर झांकने लगी। आसमान में वो पूरा चांद उसे बहुत अच्छा लग रहा था, और जैसे ही मॉइस्चराइजर निकालने के लिए उसने अपना पर्स खोला तो उसमें से एक आर्म बैंड निकला। ये वही बैंड था जिसे अमर ढूंढ रहा था, और उस बैंड को देख सांची एकदम सरप्राइज और शॉक्ड थी और कुछ सोचकर बोली, कहीं ये वही बैंड तो नहीं जिसका जिक्र अमर ने किया था। इतना कहकर उसने जल्दी से अपने पर्स से एक किताब भी निकाली। उसमें वैम्पायर्स के बारे में जानकारियां थीं जो उसने दिया से छुपकर अपने पास रख ली थी। उसने उसे खोला और लिखा हुआ पढ़ा, वैम्पायर अपने आप को धूप से बचाने के लिए एक खास किस्म का जादू से बनाया हुआ, जैसे कि कोई लॉकेट या कोई रिंग पहनते हैं जिसमें एक मोती लगी होती है। और फिर उसे यह भी एहसास हुआ कि आर्म बैंड इतना ठंडा था कि वो उसकी ठंडक को सह नहीं पाई कि तभी उसके कमरे की खिड़की पर एक दस्तक हुई। सांची ने घबराते हुए जब धीरे से उसके पास जाकर देखा तो बाहर अमर खड़ा था। सांची ने जल्दी से खिड़की खोलकर उससे पूछा, अमर तुम इस वक्त? पापा ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सांची की बात सुनते ही जब अमर ने अपने हाथों को उसके सामने किया, सांची के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अमर के एक हाथ में चॉकलेट थी तो दूसरे में बुके। सांची को मुस्कुराता देख अमर ने कहा, मैं बस तुम्हारे चेहरे पर यह मुस्कुराहट ही देखने के लिए आया था।
सांची ने भी फिर उसे अंदर आने का इशारा किया। उसके अंदर आते ही सांची उससे बोली, वैसे अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। ये लो तुम्हारा बैंड। सॉरी, मुझे उस वक्त ध्यान नहीं आया। सांची की बात सुनते ही अमर ने मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, ऐसा है तो तुम ही इसे बांध दो। अमर के इतना कहते ही जब सांची ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर वो बैंड बांधने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, तभी उन दोनों को किसी के आने की आहट सुनाई दी, जिसे सुनकर सांची घबरा कर बोली, कहीं कहीं पापा तो नहीं? तुम अभी जाओ अमर। उसकी बात सुनकर अमर भी उसे एक गुड नाइट किस देकर तेजी से वहां से गायब हो गया। अगले दिन सांची जब अपने कॉलेज पहुंची तो दिया वहीं बाहर ही उसका इंतजार कर रही थी। दोनों आज कॉलेज के लिए लेट हो चुकी थी। एक तो हम लेट हैं, ऊपर से असाइनमेंट भी कंप्लीट नहीं है, आज तो गए काम से। सांची को आता देख दिया उससे बोली। इससे पहले कि सांची उससे कुछ कह पाती कि तभी शेखर वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में एक टिफिन बॉक्स था, जो वो सांची को देते हुए बोला, अरे बच्चा, टिफिन तो भूल आई। उसकी बात सुनकर सांची ने कहा, उप्स, सॉरी पापा, वो याद ही नहीं रहा। उसके इतना कहते ही अमर वहां आ पहुंचा, लेकिन सांची के पापा को देख वो थोड़ी दूर ही खड़ा रह गया। वो उन दोनों को देख रहा था, पर शेखर की नजर जब अमर पर पड़ी तो उसे लगा कि वो सांची को घूर रहा था। फिर उसे याद आया कि ये वही लड़का था जिसके साथ कल सांची कॉलेज से घर गई थी। तो शेखर भी उसे घूर कर उसकी तरफ देखने लगा। सांची अपने पापा को अमर की तरफ जाता देख घबरा गई और दिया से बोली, दिया, कल पापा ने मुझे और अमर को एक बाइक पर जाते देख लिया था। अब पता नहीं पापा क्या करेंगे। तो खड़ी क्या है, रोक उन्हें। दिया ने भी दबी आवाज में सांची को जवाब देते हुए कहा। सांची अपने पापा को रोकने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी शेखर अमर के पास पहुंचकर बोला, क्यों घूर रहे हो तुम मेरी बेटी को? शर्म नहीं आई? दिखने में अच्छे खानदान से लगते हो, तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं है। मेरी बेटी से दूर रहो, समझे? ये सुनते ही अमर उसकी बात काट कर बोला, अंकल मैं घूर नहीं। अमर के इतना कहते ही शेखर ने कहा, अच्छे से जानता हूं मैं तुम जैसों को, दूर रहो मेरी बेटी से, समझे? और उसने अमर को अपने दोनों हाथों से धक्का दे दिया, जिससे अमर दूसरी तरफ पलट गया। शेखर ने तो उसे धक्का दिया था, लेकिन उसका नतीजा कुछ अलग ही हुआ। अमर की आंखें बदलकर लाल रंग की होने लगी थीं। सांची की नजर जब उसकी आंखों की तरफ गई, वो बुरी तरह डर गई। कहीं अमर ने पापा को कुछ कर दिया तो? क्या सांची के पापा भी अब अमर की असलियत जान जाएंगे? क्या वो आदमी अमर के कहने पर इंसानों पर भरोसा करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ब्लडी इश्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अमर की लाल आंखें देखकर सांची बिल्कुल घबरा चुकी थी। उसे इस बात का डर था कि अमर कहीं बेकाबू हो गया तो वो पापा को हर्ट न कर दे। उसके सामने वो सारा मंजर सामने आ चुका था जो उस दिन जंगल में माहिरा के साथ हुआ था। लेकिन तभी उसने देखा कि अमर की लाल आंखें धीरे धीरे वापस से नॉर्मल हो चुकी थी। ये देखकर फाइनली सांची की सांस में सांस आई। अमर ने बहुत ही नरम आवाज में शेखर से कहा, अंकल मैं सांची को नहीं घूर रहा था, बल्कि आप जिस तरह से सांची के लिए खाना लेकर आए थे वो देखकर अपने डैड को मिस कर रहा था। शेखर ने सख्ती में कहा, इतना ही मिस कर रहे हो तो बात कर लो उनसे या मिल लो जाकर। जवान छोरा हो, तुम्हें क्या सोचना है? अमर ने शेखर को देखते हुए कहा, अगर जा सकता तो अभी चला जाता, लेकिन वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। या शेखर को यह सुनकर बुरा लगा, लेकिन किसी अनजान जवान लड़के को वो गले लगाकर सांत्वना थोड़ी देता। उसने बस सांची की तरफ देखा और कहा, बेटा माँ ने बहुत खाना दिया है, इसे भी खिला देना। अब मैं चलता हूं।
शेखर उसे देखते हुए वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद सांची ने अमर से कहा, मुझे तो लगा तुम पापा को कहीं कुछ। सांची, तुम्हें सीरियसली लगता है कि मैं तुम्हारे पापा को हर्ट करता? बिल्कुल नहीं सांची, वो तो बस मेरी बॉडी का इंस्टिंक्ट है कि जब भी सामने से कोई ऐसा एक्शन होता है तो मैं वैसे ही रिएक्ट करता हूं। पर ट्रस्ट मी, मुझे खुद पर इतना कंट्रोल है, और वो तो फिर भी तुम्हारे पापा हैं। सांची अमर की बात सुन ही रही थी कि तब तक दिया वहां पहुंची। सांची, तुझे क्लास नहीं करनी? करनी है तो चल ना, या फिर सारी पढ़ाई यहीं करनी है? उसने छेड़ते हुए सांची को कहा। "आ, नहीं नहीं, चलते हैं, क्लास के लिए लेट हो जाएगा। सांची की ये बात दिया को थोड़ी खटक रही थी। ये सांची को क्या हो गया है? वैसे तो अमर से चिपकी रहती है, पर जब से ट्रैक से वापस आई है तब से थोड़ी अलग अलग सी क्यों लग रही है? लगता है कोई बात है जो सांची बता नहीं रही। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। दिया ने तुरंत कहा, अमर आज मेरा रात को बर्थडे है और मॉम डैड घर पर नहीं है, इसलिए मैंने नाइट स्टे का प्लान किया है, तो तुम भी आ जाना, ठीक है? ओके? दिया ने सांची को भी कहा, तुझे बोलने की तो जरूरत नहीं है ना, तू तो आ ही रही है। कॉलेज खत्म हो चुका था। रात को दिया और उसका बॉयफ्रेंड विक्रम दोनों घर पर ही थे। रात तक सांची भी दिया के घर आ चुकी थी। वो अपने साथ दिया के लिए केक लेकर आई थी, तो उसने वो केक एक प्लेट में निकाला और उस पर 21 का कैंडल लगाकर सब रेडी कर दिया। 12 बजने में केवल 5 मिनट बचे थे, तो विक्रम ने कहा, सब यही है, फिर देर किस बात की? तभी दिया ने कहा, ये अमर कहाँ रह गया? सांची ने भी पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। जैसे ही सांची की नजरें दरवाजे पर गई, वैसे ही अमर अंदर आया। इधर कोई तो छुपकर अमर को अंदर आते हुए देख रहा था। अमर को देखते ही दिया ने कहा, चलो चलो, अमर भी आ गया और 12 भी बज चुके हैं, केक काट लेते हैं। दिया ने अपना केक काटा और सबसे पहली बाइट सांची को खिलाई। विक्रम, तुमसे प्यार है मुझे, लेकिन सांची से थोड़ा ज्यादा है, सो प्लीज डोंट माइंड। दिया ने जैसे ही सांची को केक खिलाया, ठीक उसके बाद ही विक्रम ने सीधा दिया को अपनी गोद में उठा लिया और हंसकर कहा, तुम्हें भले सांची से ज्यादा प्यार हो, पर मुझे तो सिर्फ तुमसे है। दिया ने भी हंसते हुए कहा, अच्छा क्या कर रहे हो, अब उतारो मुझे नीचे। मगर विक्रम ने उतारने की बजाय सांची और अमर की तरफ देखते हुए कहा, अरे देख क्या रहे हो, केक तो लगाओ बर्थडे गर्ल को। सबने मिलकर दिया को केक से बिल्कुल नहला दिया। वो ऊपर से नीचे गंदी हो चुकी थी, तो सीधा वॉशरूम चली गई। इधर सांची ने केक का एक टुकड़ा काटा, अमर की तरफ देखा और खुद खा लिया। अमर ने सांची को देखकर पूछा, तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? नहीं, तुम ये सब खाते नहीं हो ना, उस दिन बर्गर भी नहीं खाया था। तभी अमर का ध्यान सांची के होठों पर गया। वहां थोड़ा सा केक लगा था। अमर हल्के से सांची की तरफ झुका और अपने होठों से उसके होठों पर लगा केक खा लिया। अमर के इस टच ने सांची के अंदर जैसे एक सिहरन सी पैदा कर दी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। काफी समय बीत गया था, पर दिया अब तक कमरे में नहीं लौटी थी। विक्रम ने सांची से पूछा, दिया अब तक फ्रेश होकर आई नहीं? नहीं, अभी तो नहीं आई, फ्रेश होने में इतना टाइम थोड़ी लगता है। तीनों दिया को ढूंढने में लग गई। तभी सांची घबराकर अमर से बोली, अमर, दिया दिया कहीं नहीं मिल रही, पूरा घर देख लिया, कहीं नहीं है। विक्रम भी हांफते हुए बोला, लॉन में भी चेक कर लिया, पर दिख ही नहीं रही कहीं, पता नहीं कहां चली गई। सांची की आंखों में अब आंसू आ गए थे। अमर, अमर प्लीज कुछ करो, आज बर्थडे है उसका, अभी अभी तो इतनी खुश लग रही थी, और अब अमर प्लीज देखो ना। अमर ने सांची को दिलासा देते हुए कहा, सांची मेरी बात सुनो, प्लीज चुप हो जाओ, मैं हूं ना, मैं दिया को कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस।
ये बोलकर अमर निकल ही रहा था कि विक्रम ने कहा, अमर, आह, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। लेकिन अमर ने साफ कह दिया, नहीं विक्रम, तुम यहीं रुको सांची के साथ, मैं दिया को लेकर ही वापस लौटूंगा। ये बोलकर अमर तुरंत ही वहां से दौड़ा और जैसे उनकी नजरों से ओझल हुआ, उसने अपनी तेज कदम बढ़ाई और बिजली की तरह भागा। इधर अपने घर से कोसों दूर एक सुनसान सी जगह पर दिखा कि दिया एक आदमकद पिंजरे में बेहोश कैद थी। उसके पिंजरे के ही नजदीक एक साधारण कद का आदमी दिया को देख रहा था। ये वही आदमी था जिसने अमर को उसके घर पर धमकाया था। यही है वो लड़की जिसे अमर अपनी सच्चाई बताकर आया है। प्यार में है वो इस लड़की के। अब इससे पहले कि ये लड़की हमारे लिए कोई खतरा बने, हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। नहीं विक्की। पीछे से एक मोटी मर्दाना आवाज आई। यह आदमी कद काठी में विक्की से कहीं चौड़ा और लंबा था। उसने अपने लंबे बालों को पीछे समेट रखा था। उसने आगे कहा, हम इस लड़की को नहीं मारेंगे। विक्की ने कहा, मगर क्यों केविन? क्योंकि इस शहर में हमारी मिस्टीरियस किलिंग की वजह से ऑलरेडी काफी न्यूज बनी हुई है। हर जगह बस इसकी ही बातें हो रही हैं। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो लोग अलर्ट हो जाएंगे, फिर दिक्कत भी हमें ही होगी। लोग ही चुप कर बैठे रहेंगे तो हम खून किसका पिएंगे? इसलिए इतनी छोटी सी बात के लिए इसे मारना ठीक नहीं है। केविन बिल्कुल ठीक कह रहा है। केविन और विकी दोनों ने पलटकर देखा तो लैला उनके ही पास आ रही थी। लैला दिखने में 30-32 साल की लग रही थी, जिसने ब्लैक कलर की एक सेक्सी ड्रेस पहनी हुई थी और होठों पर एक चटक लाल रंग की लिपस्टिक लगाई हुई थी। वो केविन के पास आई और उसे किस करके विकी को बोली, केविन ठीक कह रहा है विकी, इस लड़की को मारने की कोई वजह नहीं है। और वैसे भी हमारा मोटिव इस लड़की को मारना नहीं बल्कि उस लड़की को ढूंढना है जिसके अंदर वो पावर्स इन्फ्यूज्ड हैं। केविन ने लैला की बात में सहमति देते हुए कहा, जिस भी लड़की के अंदर वो पावर इन्फ्यूज्ड है उसके 21 साल के होते ही वो पावर्स एक्टिवेट हो जाएंगी। शुरू शुरू में भले उसे उन पावर्स का पता ना चले, पर धीरे धीरे उसे सब रियलाइज हो जाएगा। और जिस दिन उसे यह रियलाइज हो गया उस दिन। केविन की बात सुनकर लैला घबरा गई। उसने विकी को सीरियस होकर कहा, इसलिए कह रही हूं विकी कि इस लड़की पर अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि उस लड़की का पता लगाओ। इससे पहले कि उसे कुछ पता चला हमें ही उसे ढूंढना होगा। विकी ने पूछा, तो इसे ऐसे ही जाने दें? नहीं, इसे डीप हिप्नोसिस में डाल दो ताकि इसे कुछ भी याद ना रहे, केविन ने कहा। विक्की ने केविन की बात मानी और दिया के पिंजरे के करीब गया। उसने कस के दिया के गाल पकड़े तो दिया ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी, मगर वो अब भी बिल्कुल बेसुध सी लग रही थी। विक्की ने उसकी आंखों में देखा ताकि वो उसे डीप हिप्नोसिस में डालकर उसकी यादों को मिटा सके। उसने गहराई से दिया की आंखों में देखा। कुछ पल ही गुजरे थे कि ऐसा लगा जैसे दिया की आंखों से बिजली सी चमकने लगी। एक के बाद एक कुछ धुंधली सी तस्वीरें उठने लगीं, जिसे देखकर दिया एकदम हैरान थी। दिया ने देखा कि वो आधी रात को जंगल में थी, किसी का पीछा करते हुए उसके पीछे भाग रही थी। कोई भेड़िया था जो जमीन पर मरा हुआ था और उसके पेट से खून की धार बह रही थी। तभी अचानक उसे यह भी दिखा कि उस भेड़िए के आगे कोई ऐसा शख्स भी बैठा था जिसके मुंह के दोनों कोनों से लंबे नुकीले दांत निकले हुए थे और उस पर खून लगा हुआ था। अगले ही पल वो तस्वीरें थोड़ी साफ हुई। तस्वीरें साफ हुई तो उसे याद आया कि ये यादें उस रात की थीं जब वो सांची के साथ जंगल में किसी का पीछा कर रही थी। तस्वीरें थोड़ी और साफ हुई तो देखा कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि अमर था। दरअसल हुआ ये था कि अमर ने पहले ही अपनी पावर्स से दिया को हिप्नोटाइज कर दिया था
और अब गलतफहमी में आकर विकी ने भी उसे हिप्नोटाइज किया, तो आगे और हिप्नोटाइज होने की बजाय दिया का पहले से किया हुआ हिप्नोटिज्म टूट गया और उसे वो सब याद आ गया जिसे अमर मिटा देना चाहता था। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि विकी अब भी उसी भ्रम में था कि उसने दिया को डीप हिप्नोसिस में डाल दिया है। दिया को सब कुछ याद तो आ गया था, लेकिन उसका शरीर अब भी अधमरा सा था। वो कुछ बोलने या करने लायक नहीं थी और ना ही उसे वहां मौजूद तीनों की ही कोई खास खबर थी। केविन ने कहा, विकी जाओ और इसे छोड़ कर आओ। विकी ने दिया को पकड़ा और तेजी से वहां से निकल गया। इधर अमर भी दिया को ढूंढने में लगा था। कहाँ हो तुम दिया? हर जगह तो तुम्हें देख चुका हूं, कहाँ चली गई तुम? मैंने तो सांची से वादा भी कर दिया था कि मैं तुम्हें लेकर ही घर वापस आऊंगा। अब कहाँ ढूंढूं तुम्हें? अमर का ध्यान विकी की तरफ जा ही नहीं रहा था। वो तो ये सोच रहा था, इसके पीछे विकी का तो कोई हाथ नहीं हो सकता। अगर वो होता तो सांची को अपने साथ ले जाता, दिया को नहीं। अमर ये बात सोचते हुए इधर उधर भटक ही रहा था कि तभी दूर किनारे पर उसे दिया अपनी ओर चलती हुई नजर आई। दिया को देखकर तुरंत अमर उसके पास पहुंचा। दिया, दिया तुम ठीक तो हो? ऐसे कहां गायब हो गई थी? तुम्हें पता है सब कितना परेशान हो रहे हैं। दिया ने आंख भरकर अमर को देखा। अमर को देखकर उसे वो सारी बातें याद आ गईं जो उसने जंगल में देखी थी। मगर उसे इस बात का डर था कि अगर उसने किसी भी बात का जिक्र किया तो अमर उसे मार डालेगा। इसलिए उसने अपनी यादों के बारे में उससे कुछ नहीं कहा, बस हिचकिचाते हुए बोली, एक्चुअली एक कॉल आ गया था और जब मैं बाहर निकली तो एक बूढ़ा आदमी माल देवता रोड का रास्ता पूछ रहा था। उसे ही बताते बताते आगे की तरफ निकल गई थी। ऐसे अनजान आदमी के साथ तुम रास्ता बताने निकल गई, और अगर वो आदमी कोई बुरा इंसान होता तो? दिया ने अमर को देखकर कहा, अनजान था तो बुरा ही होता ये जरूरी तो नहीं। कभी कभी तो जानने वाले भी हैवान निकल जाते हैं। दिया की बातें अमर को बहुत अजीब लगी। वो उसे एक टक से देखने लगा तो दिया ने अपनी नजरें फेर ली। कहीं ना कहीं तो उसके मन में भी अमर का डर था ही। दिया ने कहा, घर चलते हैं, मैं अपना बर्थडे खराब नहीं करना चाहती। अमर ने हड़बड़ाकर कहा, हाँ हाँ चलो, वैसे भी सांची कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। दिया और अमर दोनों आगे रास्ते पर चलने लगे। दोनों जब कुछ दूर आगे को निकले तो दिया की पीठ पर उसकी निचली रीढ़ की हड्डियां चमकनी शुरू हुई और वो चमक बढ़ते बढ़ते उन्हीं रीढ़ की हड्डियों से ऊपर तक गई और आखिर में एक तलवार सी दिखाई देने लगी। दिया की पीठ पर बनी ये तलवार आंखों को चौंधिया देने वाली थी, मगर न दिया को इस बात की कोई खबर थी और न ही अमर को।